6 टाइम्स। क्यों? NH3 में एक एमोनिया में 3 NH बॉन्ड हैं, 2 में 6 होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा, NN बॉन्ड तोड़ा है 712, 3 टाइम्स HH बॉन्ड तोड़ा है, इंटू 3 कितना होता है? 3 6 18, 3 3 9 and 1 10, 3 4 12 13, 1308, तो 1308 इतनी तो एनर्जी हुई है एब्जॉर्ब। जरा जोड़े कितनी है? 8 और 2 10, 2 7 और 3 10, 2020। वाह, बड़ा यूनिक है 2020 जो गया है, वो भी बड़ा मजेदार वर्ष रहा है। और डेल्टा एच भी बेचारी 2020 आ गई यहाँ पे। और -6 टाइम्स ENH बराबर है किसके? -92 के। देयरफॉर 6 टाइम्स ENH बराबर हो जाएगी किसके? 2020 प्लस 92, 21 और 12 ऐसे। तो ENH कितना हो जाएगा? 2112 बाय 6 डिवाइड करते हैं। 6 2 6 3 18, 19 20 21 31 6 5 30, 352 किलो जूल पर मोल। जय हो, आ गया 352 किलो जूल पर मोल। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड एंथैल्पी है किसकी? NH बॉन्ड की अमोनिया। राइट? खूबसूरत है, आसान और मजेदार। And this brings us to our next question. It says एंथैल्पी, और ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन आर फलाना एंड डिंगाड़ा रिस्पेक्टिवली। ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ केपेबल ऑफ ब्रेकिंग CC बॉन्ड इज इतना। ओ अभी उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया है बॉन्ड एंथैल्पी को। कैसे? पहले तो हमें CC बॉन्ड की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी। वाह, वो कैसे निकालेंगे? अरे देखते जाओ। एटमाइजेशन दे रखा है मीथेन का, यानी कि मीथेन गैस से बन रहा है C गैस प्लस 4H गैस। डेल्टा H नॉट कितना है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो कि है 360 यूनिट्स, वही है किलो जूल्स पर मोल, बार बार नहीं लिख रहे, विच इज 4 टाइम्स ECH। ठीक है, तो देयरफॉर ECH निकाल लो, कितना हो गया? 360/4, 90 किलो जूल्स पर मोल। जय हो। और फिर C2H6 गैस, इसके भी टुकड़े होंगे, मिलेगा कितना? 2 टाइम्स C गैस प्लस 6 टाइम्स H गैस। और क्या मिलेगा? डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? डेल्टा H नॉट विल बी ECC प्लस 6 टाइम्स ECH। एक CC और 6 CH। अच्छा, और ये कितना है भाई? ये दे रखा है, ये है 620 किलो जूल्स पर मोल। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ECC कितना है? दिस इज 620 माइनस 6 टाइम्स ECH, 90, 9 6 54, तो 620 माइनस 540, वाह, दिस इज 80 किलो जूल्स पर मोल। 80 किलो जूल पर मोल का खर्च आएगा अगर 1 मोल CC बॉन्ड तोड़ने की योजना है आपकी, एज पर दिस डेटा। जो डेटा दे रखा है, वैसे ये रियलिस्टिक नहीं है, पर जो भी दे रखा है उसके अनुसार इतना आ जाएगा। ठीक है। नाउ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी विच इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द CC बॉन्ड। ठीक है, अब इतने किलो जूल्स पर मोल है। क्या आपको पता है? आप चाहें तो वैसे से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी या पर मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल या पर स्पीशीज, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्पीशीज इज 96.3 किलो जूल्स पर मोल। ये कन्वर्जन फैक्टर था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा है, सीखा है, वहां से डाउनलोड कर रहे हैं या वहां से इस आइडिया को ला रहे हैं। कैसे आ गया ये? मैं रिवाइज करा देता हूं आपको कैसे आ गया। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो वैसे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या मॉलिक्यूल is 1.6 into 10⁻19 joules per 1 molecule is 1 upon Avogadro's number.
इतने मोल्स हैं। अच्छा, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁴ जूल्स पर मोल, या 16 इंटू 6.023 किलो जूल्स पर मोल, ऐसा आ जाएगा। राइट, ये वो था 96 पॉइंट कुछ जो निकाला था, ये वो है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा ये आ जाएगा। ठीक, तो ये तो है किलो जूल्स पर मोल को अगर आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मॉलिक्यूल में, कर ले। यहां तो आ गया है, जी हाँ, तो आ गया देयरफॉर 80 किलो जूल्स पर मोल corresponds to 80 upon 16 into 6.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। ठीक है, स्पीशीज क्यों लिखा है, पर एटम पर मॉलिक्यूल आयन शायन जो भी हो वो ये है। अच्छी बात है। कुछ और याद है आपको? एक और बड़ा मजेदार फॉर्मूला एटॉमिक स्ट्रक्चर से याद था, कौन सा? आपको याद होगा, लैम्डा इज 1/2 अपॉन ई, जहां पर एंगस्ट्रॉम यूनिट में है लैम्डा, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है। तो ये आ जाएगा 1/2 अपॉन 80 इंटू 16 इंटू 6.023, ऐसा आ जाएगा। 16 5 80, रक्षा कर प्रभु, कितना आ जाएगा ये? और दिया जाएगा 248 2480 इंटू 6.023, इतना जो भी आई है, ये कितना हो जाएगा? सो मेनी एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। अच्छा, नैनोमीटर मांगता था, हाँ तुम 10 से डिवाइड कर दो तो नैनोमीटर आ जाएंगे। यूज करते हैं यहाँ पे, दिस करस्पॉन्ड्स टू 248 इंटू 6.023 नैनोमीटर। इतनी गंदी कैलकुलेशन है ये, लगभग थोड़ा सा बढ़ा दो, ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा, इसको घटा दो, ये हो जाएगा 6 नैनोमीटर। कितना है ये? 250 इंटू 6 कितना होता है रे? ये होता है 1500 नैनोमीटर। अच्छा, और बोला है P इंटू 10⁻³ है, दिस इज 1.5 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। ओके, तो P कितना हो गया? P हो गया 1.5, P हो गया 1.5, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2P इन नियरेस्ट इंटीजर। मर जा, हाँ है ना, तो बस हो गया काम, इंटू 2 कर दो, 3, तो नियरेस्ट इंटीजर इज 3। कहीं मन में थोड़ा सा पाप था कि भाई हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, कुछ गड़बड़ कर दी है, क्वेश्चन में पूछ भी लिया नियरेस्ट इंटीजर निकालना है और आ भी गया, कोई पाप नहीं है, पुण्य ही पुण्य है, सब तरफ खुशियां हैं। राइट, दिस इज हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चन। कंफर्टेबल? चलिए आगे चलते हैं। जे का क्वेश्चन करेंगे, हाँ ये आपके लिए है खास। यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड, कैलकुलेट द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी of a C triple bond C in C2H2. That energy is, we are given that energy is, sorry, take the bond energy of a CH bond as इतना। ठीक है, कुछ डेटा वेटा दे रखा है और जो अज्ञात है वो निकालना है, स्टैंडर्ड है, ऐसी ही होती है जिंदगी। आइए देखते हैं क्या है। 2 टाइम्स कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये डेल्टा H है 225 किलो जूल्स पर मोल। ठीक, सी सॉलिड से सी गैस। अच्छा, कुछ और दे रखा है कि सॉलिड से गैस बना, मतलब कार्बन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनटू 2 ऑफ कोर्स, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई भी करके दे रखा है, लगे हाथ, ये तो बड़ा अच्छा कर दिया, वाह, ऐसे देवता कहाँ मिलेंगे। दिस इज 1410 किलो जूल्स पर मोल। फिर हाइड्रोजन के तोड़ डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इसमें 330 किलो जूल खर्च कर दिए, ऐसे यहाँ दे रखा है, देखो ये हो गया। और जब इन्हें जोड़ा, इनको जोड़ के ये बना लिया, और वाह, एनर्जी रिलीज कितनी हुई? वेल, 2 CH बॉन्ड बनाए तो -2 टाइम्स ECH और -EC ट्रिपल बॉन्ड C, इतनी रिलीज हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत आसान है। तो आप देखिए, शुरुआत कर रहे हैं यहां से और पहुंच रहे हैं यहां, उतनी ही एनर्जी लगेगी, या तो सीधे चले जाएं और या फिर घूम फिर के जाएं, या तो सीधे चले जाएं और या फिर घूम फिर के जाएं। और ये कितना हो जाएगा? आइए देखते हैं। ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 1410 प्लस 330 -2 टाइम्स ECH दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है, 350 किलो जूल पर मोल, तो -2 टाइम्स 350 EC ट्रिपल बॉन्ड C,
अरे ये तो बहुत आसान है। हाँ ये तो ऐसे ही है। तो आ जाएगा ई सी ट्रिपल बॉन्ड सी, जोड़ के देखो भैया कितना है 1410 और 330। मैं कहता हूँ साफ साफ लिख के जोड़ना चाहिए, क्यों? इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं। 350 इंटू दो है 700 और माइनस 225 आ जाएगा तो है माइनस 925। तो माइनस 925 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में 5 गए 5, 3 में 1 और 16 में 9 गए, बच्चे 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 815 किलो जूल्स पर मोल। ये आंसर है। और क्या होगा? जी हाँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बॉन्ड एंथैल्पी है 815 किलो जूल्स पर मोल एज पर दिस डेटा। डन। चलिए, इतनी सारी बातें करी, 3-3 क्वेश्चन का डाले। अब वक्त है किसका? अब वक्त है अगले कॉन्सेप्ट का जो इसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी और अनुनाद ऊर्जा की। और बाबा ये क्या है? बहुत मजेदार चीज है, आप देखें आपको मजा आएगा। हमने कहा था कि एक तो लुइस महाराज स्ट्रक्चर बनाया करते थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन हमेशा क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ही हो? नहीं। वास्तव में तो 1.5 बॉन्ड, 1.25 बॉन्ड ये सब भी हो जाता है। उसको एडजस्ट कैसे करते हैं? तब हमने कल्पना करी, हमने कहा कि एक कॉन्सेप्ट है किसका? रेजोनेंस का। उसमें क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होंगे, इधर उधर नाचेंगे, घूमेंगे, दौड़ेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। और जब वो स्टेबल हो जाएंगे तब क्या होगा? वेल, जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेंगे और हम उस एनर्जी को बोल देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, है तो ये मजेदार। अब लोग कहते हैं कि साहब इसको निकालें कहां से, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस जो है तो ये काल्पनिक, सचमुच में तो नहीं होते। सचमुच में तो भगवान ने जो बॉन्ड बनाने थे बना दिए। अब हम सिंगल, डबल, ट्रिपल की पहले कल्पना करते हैं, फिर देखते हैं कि सिंगल, डबल, ट्रिपल में सिर्फ होता नहीं है, और भी होता है। तो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस है उसको हम एक नए काल्पनिक कंसेप्ट के माथे मढ़ देते हैं और नाम रख देते हैं रेजोनेंस। हाँ जी, वास्तव में तो रेजोनेंस कुछ होती नहीं है। वास्तव में तो ये तो खाली लुईस डॉट स्ट्रक्चर से असलियत के बीच का डिफरेंस है। ये उस डिफेक्ट को भरने का जुगाड़ है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो वही चीज यहाँ पे साफ साफ बोल दी गई है, इसको नापिए। कैसे? अगर मान लीजिए आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जैसे बेंजीन दिया हुआ है, तो आपने बेंजीन की ऐसे कल्पना करी कि भाई डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल है, तो एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर लीजिए किसी पदार्थ का। हाँ जी। और जो सचमुच वाली बेंजीन है वो कुछ अलग है। हाँ जी। तो काल्पनिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वहां से जब वो मिले सचमुच वाला स्ट्रक्चर, तो काल्पनिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर और सचमुच वाले स्ट्रक्चर में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहलाता है उस पदार्थ की रेजोनेंस एनर्जी। अरे, पहले तो आप डिलोकलाइजेशन बोल रहे थे। एक ही बात है, वही बात को दो अलग तरीकों से बोल रहा हूं, ग्रामर बदल के। दोबारा सुन लीजिए। अगर आपके पास एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कुछ भी बोल देते हैं लोग इसे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो कि ऑक्टेट रूल वगैरह को सेटिस्फाई करता हो। अगर आपके पास एक इज्जतदार कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात याद दिला दूं आपको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में हम ये नहीं मानते कि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गया। उसमें तो लोन पेयर दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। तो ऐसा सबसे बढ़िया जो अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो बना लो, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल है असली स्ट्रक्चर। तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और असली स्ट्रक्चर, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। तो द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। जैसे यहां पे देखिए, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। दिस इज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। अच्छा, तो कल्पना और हकीकत का डिफरेंस है रेजोनेंस एनर्जी। हाँ जी। एंड यूजुअली डीलोकलाइजेशन के चलते हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ ही जाती है।
उसी तरह से रेजोनेंस एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगी, हमेशा, लगभग हमेशा। क्यों? गड़बड़ कहाँ है? कहीं कहीं एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं, वहां गड़बड़ हो सकती है, और वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को छोड़ दीजिए। जितने केसेस आपको दिखेंगे उन सब में रेजोनेंस एनर्जी वुड बी नेगेटिव या एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ ही रही है। कैसे निकालते हैं इसे? वेल, आप एक एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लीजिए। हाँ, ये क्या है? गोला लगाना बहुत अच्छा होता है, स्टैंडर्ड में काम होना चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड, है ना? तो आप एक्सपेरिमेंटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालिए पहले तो, ठीक है? ये क्या है? ये एक्चुअल मॉलिक्यूल की है, जो सचमुच में है, जो ईश्वर ने बनाया है, जिसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा है, वो ये है। और ये थियोरेटिकल क्या है? थियोरेटिकल वो है जिसमें आपने सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। मत भूलिएगा, वास्तव में ये स्ट्रक्चर नहीं होता। हमने और लुइस महाराज ने इसकी कल्पना करी थी कब? सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के रूप में, बस वही है। और चूंकि हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब की बॉन्ड एंथैल्पियां पता है, हाँ जी, उनकी मदद से कागज पर कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये तो काल्पनिक था, तो कागज पर ही चलेगा, तो कागज पर कैलकुलेट कर दिया किसको? कि अगर थियोरेटिकली, भाई अगर ये मॉलिक्यूल सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार यदि बन जाता, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती? अब यहां आ गई। तो हम कहते हैं यदि ये मॉलिक्यूल बन जाता तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाती इतनी। पर क्या ये वास्तव में बना? नहीं बनता, ये नहीं बनता, तो ये है। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लो, पहले वाले को, और दूसरे वाले को कागज पर कैलकुलेट कर लो। दोनों का जो डिफरेंस है उसको डिक्लेयर कर दो, वही है, वही है, वही है आपकी रेजोनेंस, आपकी मतलब मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी। कई बार भद्दे भद्दे शब्द यूज करे जाते हैं, कैलकुलेटेड, थियोरेटिकल, ये एक ही बात है। कैलकुलेटेड, थियोरेटिकल या कंसेप्चुअल या कुछ भी बक देते हैं इस तरह से। और एक्सपेरिमेंटल इज सेम एज एक्चुअल एंड दिस थियोरेटिकल इज सेम एज कैलकुलेटेड, बस ये ध्यान रखना, ठीक? इन सब में क्या क्या कर सकते हैं? वेल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का भी यूज कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ असली माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काल्पनिक, असली माइनस काल्पनिक, ये क्या था? ये तो था डेल्टा एच रेजोनेंस या रेजोनेंस एनर्जी। फॉर्मेशन की बजाय अगर कंबशन यूज करोगे तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ काल्पनिक माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ असली, ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये कंबशन के लिहाज से, ठीक? ऐसे दोनों तो मेरे से जो चाहे निकाल लो। कैसे? कुछ एग्जांपल दीजिए। हाँ, तो एग्जांपल देके कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको फील अच्छे से आ जाए इसकी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको, आप देखिए इसे। The standard molar enthalpies of formation of cyclohexane and benzene at 25 डिग्री सेल्सियस are फलाना एम ढिमकाना रिस्पेक्टिवली, ठीक है? साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन बन रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है दोनों बेचारों की। साइक्लोहेक्सेन है -156 और ये है +49, ठीक है? किससे बन रहा है? 6 टाइम्स सी ग्रेफाइट प्लस 6 टाइम्स H2 गैस, और 6 टाइम्स सी ग्रेफाइट प्लस 3 टाइम्स H2 गैस, ऐसे। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, अरे वाह, कहानी में नया रोमांचक मोड़, एक साइक्लोहेक्सीन और आ गई है, ठीक है? 3 आइटम है, और इसकी एंथैल्पी कितनी है? ये है -119 किलो जूल पर मोल। इससे रेजोनेंस एनर्जी निकाल दीजिए, बोल दिया है बेंजीन की हद है यार। ये कैसे निकालेंगे? बहुत पुराना सब्जेक्टिव रखा, जेई का क्वेश्चन है ये। अच्छा, और कैसे सॉल्व होगा बताता हूं। वैसे मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन लिख लीजिए कि भैया थी क्या? जब काल्पनिक स्ट्रक्चर से बने सचमुच स्ट्रक्चर, तो जो डेल्टा एच है वो कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, ठीक है? ये कहां से लाएंगे हम? कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां से ला सकते हैं, है ना? और क्या क्या दे रखा है हमें? एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हैं, किसकी? साइक्लोहेक्सेन और
किसकी, ये दूसरा जो है क्या नाम है इसका, बेंजीन की। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सरप्राइजिंगली दे रखी है किसकी, हाइड्रोजन की। अब ओवरऑल इनसे उधर की सेटिंग कैसे करी जाए, अब आपको दिखाता हूं, बहुत मजेदार काम है। आप देखिए, एक क्षण के लिए आप ये देखें कि अगर एक डबल बॉन्ड था, ध्यान रखना हमको असल में जरूरत इसकी है। अच्छा, ये तो बेंजीन है ना, बेंजीन तो डिलोकलाइजेशन के बाद है, ये तो 24135 साइक्लोहेक्साट्राइन है। अच्छा, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालोगे एक बार, किसकी, ये जैसे ये एक रिएक्शन ये था, और अगर इसी की तरह एक दूसरा रिएक्शन ले लूं कि ये हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं और इसको बना रहा हूं, इसका डेल्टा एच नॉट कितना होगा, क्या ये निकाल सकता हूं मैं? और ये कैसे निकालेंगे, कोशिश तो करो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वगैरह से देखो क्या कर रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है। आप गौर फरमाएं, इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, हाँ जी, और इस बॉन्ड को जोड़ रहे हैं। अच्छा, एच एच को तोड़ रहे हैं, बिल्कुल साहब, और यहां आप देखिए जिन कार्बन से एक एक एच लगा था, अब दो दो लग गए, तो सी एच को जोड़ रहे हैं। तो अगर आप गौर फरमाएं, इसका जो डेल्टा एच नॉट है, डेल्टा एच वन नॉट, वो कितना है, आपने सी डबल बॉन्ड सी को तोड़ा और आपने एच एच को तोड़ा, ठीक है, मानता हूं मैं, और आपने सी सिंगल बॉन्ड सी को जोड़ा और 2 टाइम्स आपने सी एच को जोड़ा। कौन से कर, या यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, ये वाले, ये 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिया, ठीक है, एग्रीड, और ये बराबर है -119 की, ठीक है। अब देखें, अगर नीचे वाले सेकंड रिएक्शन में आप डेल्टा एच निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, आपने यहां ये डबल बॉन्ड तोड़ दिए, ऐसे मान लें, तो 3 टाइम्स ई सी डबल बॉन्ड सी ने तोड़ दिया, और 3 एच एच बॉन्ड तोड़े, और यहां तीनों तोड़ डाले थे, तो 1 2 3 वही जोड़ दिए, तो -3 टाइम्स ई सी सिंगल बॉन्ड सी। और गौर करिए, यहां सब जगह एक एक हाइड्रोजन थी, अच्छा, और यहां सब जगह 2 हाइड्रोजन है। अच्छा, हाँ है तो सही, तो क्या किया, 6 की बजाय 12 हाइड्रोजन लगा दी, हाँ जी, तो आपने 6 सी एच बॉन्ड बनाए हैं। अच्छा, हाँ बात तो सही है, तो डेल्टा एच टू नॉट निकालना है तो हवा आ जाएगी ऐसे। अरे पर डेटा कहां दिया है, बहुत चालाकी से देखिए आप, ये जो फर्स्ट है इसका ठीक 3 गुना सेकंड है, 1 × 3 = 2। गौर करिए, राइट हैंड साइड्स देखिए, 1 के राइट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब है 3 टाइम्स डेल्टा एच वन नॉट बराबर डेल्टा एच टू नॉट, which is equal to 3 into -119, which is equal to -357 kilojoules per mole. -357 kilojoules per mole, ठीक है। तो ये तो बात एक बड़ी मजेदार चीज मिल गई, हाँ जी। अब आप देखें, इस डेटा से लैस होकर आगे बात होगी। Now I know very well कि अगर मेरे पास है this plus H2, इससे मिल रही है साइक्लोहेक्सेन, डेल्टा एच नॉट इज -119 into 3 kilojoules per mole। और भी कुछ है मेरे पास, हाँ जी, और मेरे पास है एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, ठीक है। तो आप ये देखें, इससे मैं कह सकता हूं कि दिस डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ साइक्लोहेक्सेन माइनस डेल्टा एच एफ नॉट, सॉरी, minus delta H formation of 135 cyclohexatriene minus 3 times delta HF naught of hydrogen, simply enthalpy of hydrogen का फॉर्मूला लगा दिया, ये तो जीरो है, ठीक है। therefore enthalpy of formation of 135 cyclohexatriene, this is कितना, -357, नहीं सॉरी, ये है ये चीज, delta HF naught of cyclohexane, which is how much, -156, ये गया इधर और ये जाएगा इधर, हाँ ठीक है,
plus 119 into 3, which is 357. इतना गंदा 357 minus 156 पॉजिटिव हो जाएगा। जी हाँ, 102 201 which is plus 201 किलो जूल्स पर मोल। और ये बाबा ठीक है, बड़े पापड़ बेले जी। हाँ, और अब फिर से देखिए, इस डेटा को यूज करेंगे हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आप देखें यहाँ पे, और डेल्टा एच नॉट रेजोनेंस निकाल लेंगे, विच इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सचमुच वाली बेंजीन माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। एंड हाउ मच इज दिस? सचमुच वाली बेंजीन का दे रखा है +49 माइनस 201, 11 में 9 गए 2 और 9 में 4 गए 5। दिस ब्रिंग्स आउट माइनस 152 किलो जूल्स पर। बहुत श्रम से 2-3 स्टेप्स में आप देखें ये प्राप्त हुआ है। वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस अबाउट रेजोनेंस एनर्जी जो जेई ने अब तक पूछा है। बहुत पुराना सब्जेक्ट मेरा का क्वेश्चन है, ये तब की बात है जब मैं विद्यार्थी था। अब देखिए आप, आनंद ले, बेहतरीन क्वेश्चन है। Lattice energy refers to the enthalpy change when 1 mole of a crystalline solid is formed from its gaseous ions. अगर 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड बने, कहां से? अपने गेशियस आयंस से। तो जो होता है एंथैल्पी चेंज, वो कहलाता है लैटिस एनर्जी। राइट? तो जैसे जैसे Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस से मिल रहा है NaCl सॉलिड। तो वैसे तो ट्रेडिशनली भाई जब एंथैल्पी की बात करते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है इट इज द एंथैल्पी चेंज। कई बार जब लोग लैटिस एनर्जी की बात करते हैं तो ऐसे भी बोल देते हैं इट इज द एनर्जी रिलीज्ड। इस वजह से लैटिस एनर्जी के साइन को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग इसके साथ प्लस साइन लगाते हैं, कुछ लोग इसके साथ माइनस साइन लगाते हैं। आपको एक फंडा क्लियर रखना है तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन सा? गेशियस आयन से अगर बनेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़कर आप बनाएंगे गेशियस आयंस, देन लैटिस एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड। एब्सॉर्ब्ड के लिए पॉजिटिव साइन है, रिलीज्ड के लिए नेगेटिव साइन है, पर मैग्नीट्यूड वही रहेगी लैटिस एनर्जी। तो यहां पर कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है, पीपल आर कंफर्टेबल। राइट? जैसे अब देखिए, आयंस दूर दूर चले गए, गेशियस आयंस बन गए, लैटिस एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, करीब आ जाएंगे, पास पास रहेंगे, तो लैटिस एनर्जी वुड बी रिलीज्ड। राइट? और एक बार जब आपने लैटिस एनर्जी की बात कर ली है, आपने शब्द सीख लिया है, तो अब हम बात कर सकते हैं बॉर्न हेबर साइकिल की। बॉर्न और हेबर क्या है? दो वैज्ञानिकों के नाम हैं। इसका जन्म और बॉर्न से कोई संबंध नहीं है ना? और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी निकालना चाहो, क्योंकि फिर लोग कहते हैं गैसियस आयंस कहां से लाएंगे, हम कैसे बनाएंगे? तो बॉर्न और हेबर ने कहा हम बताते हैं कैसे बनाएंगे। क्या होगा? आप तो एक काम करो, आप हेसेस लॉ टाइप की एक साइकिल बना दो। उन्होंने उसको हेसेस लॉ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये हमारे नाम से रखो, ये है बॉर्न हेबर साइकिल, तो हम तुम्हें साइकिल चलाना सिखाएंगे। कैसे? एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास नमक है। अच्छा, तो NaCl सॉलिड कैसे बना सकते हैं आप? तो एक तो तरीका है कि आप एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट से NaCl बना लीजिए। अच्छा, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड सोडियम है सॉलिड और क्लोरीन है गैस, तो Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस से मिल रहा है NaCl सॉलिड। और ये एंथैल्पी चेंज क्या है? हम कहेंगे ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है? अब एक है ये रास्ता, आप इस रास्ते से जा सकते हैं, और हमसे कहा गया है या तो सीधे रास्ते जाओ और या फिर घूम फिर के जाओ। डेल्टा एच इज गोइंग टू रिमेन द सेम। डेल्टा एच इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अगर ऐसा है तो डेल्टा एच सेम कैसे होगा? आपके पास है सोडियम में एक, उसको एलिमेंट्री तरीके से करके देखते हैं कैसे। जैसे आपने कहा NaCl सॉलिड, तो एक बार मैं इसको फ्रेश लिख के दिखाता हूं। अभी यहां से मत देखिए, इसको ऐसे देखिए। अब हम और आप मिलके से ताजा तरीन लिखेंगे। कैसे? अपने पास एक बीच की जगह मान लीजिए गायब है, अपने पास है Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, तीर का निशान, और हम बना रहे हैं NaCl सॉलिड।
ये एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ NaCl, ये ऑफ कोर्स हमको पता है। अब क्या किसी दूसरे रूट से, किसी दूसरे रास्ते से बना सकते हैं इसको? जवाब मिलता है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? हमने कहा कि साहब ये NaCl जो है, ये तो सॉलिड है, हाँ जी। अगर हम गैसियस आयन से, अगर हम गैसियस आयन से बना ले 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो है लैटिस एनर्जी, राइट? अगर ऐसा है तो Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, हमने कहा इनके कॉम्बिनेशन को ले लो और इससे बना लो NaCl सॉलिड, लैटिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब बच्चे कहते हैं कि सब कभी तो लैटिस एनर्जी में प्लस साइन लगा देते हैं, कभी तो लैटिस एनर्जी में माइनस साइन लगा देते हैं, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें? तो मैं आपको बताऊं, बहुत सरल तरीका है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चुपचाप जो दे रखा है उसमें मॉड्यूलस लगा दो। मॉड्यूलस लगाने का मतलब है जो भी साइन दे रखा हो क्वेश्चन में, प्लस हो माइनस हो, भाड़ में जाए, हमने प्लस करके मैग्नीट्यूड कर लिया उससे। अच्छा, और हमने देखा गैसियस आयन से बन रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, गैसियस आयन से बन रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अरे वाह, तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। रिलीज्ड है तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो हमने माइनस लगा दिया। तो ये डेफिनेटली नेगेटिव है। हाँ, और आप बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल सही है, शानदार है, ऑफ कोर्स शानदार। ठीक है, अब हम कहेंगे साहब ये सोडियम से Na प्लस गैस कैसे बनाए? आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो जरूर आयनाइज किया होगा, या तो है। अब जब आयनाइज किया है आपने तो आयनाइजेशन एनर्जी लगी होगी, हाँ जी। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? गैसियस एटम से गैसियस आयंस बनाओ, मतलब Na गैस से अगर तुम बना लो Na प्लस गैस, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। पर Na गैस कहां से लाऊंगा मैं? मेरे पास तो सॉलिड था, तो उड़ा दो जी। क्या करो? सप्लाई करो डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। आ तो सॉलिड है तो उड़ा दो, क्या बनाओ? गैस। गैस है, छीन लो इलेक्ट्रॉन, क्या बनाओ? कटायन। और कटायन को, अच्छा यहां तक तो रुको, फिर अभी इलेक्ट्रॉन छीन के रखा है, वेट करो। दूसरे आइटम को देखो, क्लोरीन। क्लोरीन में तो पहले से ही गैस है, हाँ जी। कि ये एटम है? एटम तो नहीं है, और अपने को मांगता है Cl माइनस गैस। Cl माइनस गैस बनेगा Cl से। एटम इलेक्ट्रॉन लेकर बनाए आयन, तो हम कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है रिलीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को साइन के लोग भी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने कहा मॉड्यूलस लगा दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और बाहर माइनस लगा दो। जहां कंफ्यूजन हो मॉड्यूलस लगा दो, इसमें कभी गड़बड़ नहीं होती। तुमको फिजिकली पता होना चाहिए कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज। जैसे अगर आयनाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है, मॉड्यूलस लगा दो। अगर इलेक्ट्रॉन खा रही है क्लोरीन, तो पक्का एनर्जी रिलीज होगी, तो मॉड्यूलस लगा के बाहर माइनस लगा दिया, यानी कि गारंटीड नेगेटिव साइन के साथ आएगा ये, ठीक है। पर ये Cl गैस कहां से लाओगे तुम? ये Cl2 के बॉन्ड तोड़े हैं, तो हाफ ऑफ ECl, आधा मोल Cl बॉन्ड तोड़ डाले, तो ये किलो जूल्स पर मोल में आ जाएगा कि Cl2 से Cl बनाया, कितनी एनर्जी लगी। तो हमने साइकिल बना ली है। आइए चलाते हैं इसे और देखते हैं क्या होता है। अगले पेज पे देखते हैं, ये ऑफिशियल बनी हुई साइकिल थी। देखिए वही काम किया है हमने। यहाँ क्या है? सोडियम सॉलिड से बन रहा है सोडियम गैस, फिर Na प्लस गैस, Cl2 से बना Cl गैस, फिर Cl माइनस गैस, और दोनों आयन टंग टंग करते हुए बना रहे हैं 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, इक्वेशन कैसे लिखोगे? और बहुत ही आसान है। हम कहेंगे देख भैया, डेल्टा एच तो सेम है, चाहे सीधे जाएं और या घूम फिर के जाएं, तो येलो रास्ते से जाएं या ग्रीन रास्ते से जाएं, डेल्टा एच सेम। मतलब लिख के दिखाता हूं, डेल्टा एच एफ नॉट बराबर है किसके? वो बराबर है डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। प्लीज नोट, सब्लिमेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, सॉरी, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, ठीक है, वो भी हमेशा एंडोथर्मिक है, प्लस हाफ ऑफ ECl, बॉन्ड तोड़ोगे हमेशा एंडोथर्मिक है, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ये एक्सोथर्मिक है, तो मॉड लगा दिया और फिर माइनस लगा दिया ताकि गारंटीड नेगेटिव हो जाए, और माइनस मॉड्यूलस ऑफ लैटिस एनर्जी। जय हो गया काम। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करिए, एक को छोड़कर सब कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, और जो नहीं पता है कहा जाएगा निकालिए इसे, निकाल देंगे। दैट्स इट। ये तो बहुत आसान है, ऑफ कोर्स ये बहुत ही आसान है, और यही है कौन
हेबर साइकिल। मैंने आपको बड़ा क्लासिक मेथड बता दिया है इसका, और इसी तरह से आप कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको भी कर सकते हैं। कैसे? अब पहले तो इक्वेशन देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो उस क्वेश्चन में डेटा दे रखा था, सारे डेटा जोड़ घटा के आप डेल्टा एच एफ नॉट निकाल सकते हैं चाहे तो ऐसे, और यदि डेल्टा एच एफ नॉट दिया हो तो लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। राइट? एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे। हाँ बिल्कुल, ताकि फील भी आ जाए अपने को। Cesium chloride is formed according to the following equation. This enthalpy of sublimation of cesium, वो बहुत सारा डेटा दिया हुआ है ना, और पूछा है कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ सीजियम क्लोराइड। ठीक है, जी लेंगे इसके साथ। तो डेटा सारा यहाँ पे नोटेड है, हमको क्या करना है, साइकिल बनानी है और चलानी है। आइए जुड़ जाते हैं। मेरे पास है सीजियम सॉलिड प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैस, और ये बना रही है CsCl सॉलिड, और ये डेल्टा H है, डेल्टा HF0 ऑफ CsCl जो है -388.6 किलो जूल्स पर मोल, यूनिट सारी किलो जूल्स पर मोल में है। ठीक है, और अगर हम रास्ता बदल ले तो क्या हो जाएगा, ये आएगा डेल्टा H0 सब्लिमेशन ऑफ सीजियम। कितना आ जाएगा, सीजियम गैस। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, सीजियम प्लस गैस। अच्छा, और यहाँ क्या है, Cl गैस, और यहाँ क्या करेंगे, Cl माइनस गैस। कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छीना है, उसको यहाँ गिफ्ट कर दो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl होगी रिलीज, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम होगी एब्सॉर्ब। ये सब काम पहले कर चुका हूँ, धड़ाधड़ इसलिए कर रहा हूँ, क्यों, लंबा काम नहीं है ये, सब अभी बोला था दो दो बार। और ये है लैटिस एनर्जी जो हुई है रिलीज। ठीक है, तो अब क्या होगा, इक्वेशन लिखो बाबू, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CsCl, this is equal to minus 388.6, and this is equal to enthalpy of sublimation of cesium. Enthalpy of sublimation of cesium है 81.2 किलो जूल्स पर मोल। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको लिख तो रहा हूं, मैं सावधानी से लिखूंगा। ध्यान रखना, बॉर्न हेबर साइकिल में जोड़ने घटाने में बहुत गलतियां होती हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत क्लीन लिखूं ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन की गलतियां न हो। आप हंस सकते हैं कि ऐसे छोटे बच्चों की तरह लाइनें खींच के लिख रहे हैं। 90 out of 100 students who know Born-Haber cycle get the answer always wrong. Why? Because of silly mistakes during simple addition subtractions. So you must do it very carefully, neatly, so that there are no silly mistakes. फिर उसके बाद है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन दे रखी है ना, और Cl2 होना चाहिए यहाँ पे, ये है 243, और इसका हाफ हो जाएगा, 243 का हाफ कितना हो जाएगा, 121.5, तो 121.5 ये तो हो रही है भैया एब्सॉर्ब, ये और ये लिख दिया हमने। फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम है, वो है 375.7, बहुत गजब। ठीक है, ये तो एंडोथर्मिक टर्म्स हो गए। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -348.3 किलो जूल्स पर मोल, ये रिलीज हो रही है, तो माइनस को थोड़ा अलग लिख लिया है। और लैटिस एनर्जी तो खैर चलो निकाल ली ही है। ठीक है, तो माइनस लैटिस एनर्जी ऐसे था। दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये सब जोड़ के आएगा। जोड़ लेते हैं बाबू, कितना होगा, ये हो जाएगा। और सच तो ये है, तो लैटिस एनर्जी निकालोगे तो देयरफॉर लैटिस एनर्जी इस जो भी आएगा प्लस 388.6 माइनस 348.3 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो 388.6 को भी लगे हाथ यहीं जोड़ लेते हैं, काम एक बार में ही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 7 2 9 6 15 5 20, 2 और 2 4, 8 4 12, 12 और 5 17, and we have 8 into 10, 15 into 20, 26, 26, और 3 3 6 2 8 और 1 9, 967। ठीक है, माइनस 348.3। अच्छा, ठीक है, जो भी आ रहा है आए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.7, 16 में 8 है, 8 5 में 4, मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी कम्स आउट टू बी 618.7, 618.7, और
एंथैल्पी चेंज पूछा है, तो डेल्टा एच नॉट कितना हो जाएगा? गैसियस आयन से बनेगा क्रिस्टलाइन लैटिस, तो डेल्टा लैटिस एनर्जी एच नॉट ऑफ सी एस सी एल हो जाएगा, माइनस साइन लगा के दीजिएगा। क्यों? हमने मॉड्यूलस निकाल के दिया था, मैग्नीट्यूड आई थी खाली, अगर रिलीज की बात कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, माइनस 618.7 किलो जूल्स पर मोल। ऑफ कोर्स चेक कर लीजिएगा सिली मिस्टेक्स के लिए, मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से ठोक ठोक के बता दिया है, कैलकुलेशन उसमें जहां मिस्टेक आती है वो भी बता दिया है। एंड नाउ इट्स योर जॉब, जस्ट चेक इट एंड फाइंड आउट इफ इट्स करेक्ट, राइट? ठीक है, चलो, सो फार सो गुड। पर इसी में थोड़ा सा और ग्लैमर ऐड हो सकता है अगर हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को भी देखें। वाओ, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है? अगर गैसियस आयंस बना रहे हैं एक्वस आयंस, पानी में फेंक तो छपा, अगर गैसियस आयंस बना रहे हैं एक्वस आयंस, तो एंथैल्पी चेंज कहलाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, तो ये गैसियस आयंस के लिए, जी हाँ, लेकिन वो तो सॉल्ट्स के लिए भी हो सकती थी, वो थोड़ी अलग है, इनफैक्ट वो काफी अलग है। वो कैसी है उसको भी देखेंगे, ये करके देखते हैं। When 1 mole of gaseous ions form aqueous ion, जैसे Cl minus gas plus aqueous giving you Cl minus aqueous, या कैटायन भी हो सकता है Na plus gas plus aqueous, aqueous मतलब ढेर सारा पानी, and it gives you Na plus aqueous। अच्छा, तो ये क्या है? ये है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जिसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट? ठीक है ना। ऐसे ही एक दूसरी परिभाषा भी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की। वाओ, वो क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन एन एनहाइड्रस और partially hydrated salt, ठीक है, combines with the required number of water molecules to form a newly stable hydrated salt। ये बड़ी डेफिनेशन क्या है ये? बहुत सिंपल है, हिंदी भाषा में देखिए, मेरे पास एक सॉल्ट है, हाँ जी, हो सकता है वो एनहाइड्रस हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत पानी तो हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हो, और वो कम हो। क्या करना है आपको? आपको उसमें जब पानी मिला रहे हैं, ठीक है, अब उसमें आप H2O डालिए, वो और हाइड्रेट हो रहा है, हाँ जी। तो जैसे ये था CuSO4 प्लस 5H2O से मिला CuSO4.5H2। अच्छा, इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो कहलाएगा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अच्छा, और ये तो वो गैसियस आयन से एक्वस आयन नहीं बन रहे। हाइड्रेशन एनर्जी दुर्भाग्य से दोनों तरफ यूज होती है, ये बड़ा मनोरंजक है। लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं और ऐसे भी यूज कर लेते हैं, अभी आपके ऊपर है। आप देखिए, अगर आयंस है तो समझ जाइए वो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन है, अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, सॉल्ट है, तो समझ जाइए बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉल्ट की। ये गोटी अपने आप को खुद ही फिट करनी पड़ती है और ये इमेजिनेशन अपने आप को खुद ही सेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक और बड़ी मजेदार डेफिनेशन है। ये इतनी सारी डेफिनेशन बोल रहे हैं आप, हाँ तो मैंने पहले ही कहा था थर्मोकेमिस्ट्री इज अ चैप्टर ऑफ डेफिनेशंस। आपको अलग अलग एंथैल्पीज डिफाइन करनी आनी चाहिए, आपको ये सारी डेफिनेशन लर्न भी करनी पड़ेंगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपने लर्न नहीं करी होंगी तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, मतलब फिर आपको मास्टरी नहीं आएगी। आपको थर्मोकेमिस्ट्री जो बहुत इजी चैप्टर है, आप कहेंगे से बड़ा टफ है, क्वेश्चन नहीं होते, समझ में तो आता है जब आप पढ़ाते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे आंसर नहीं आते, क्या करें? तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने डेफिनेशंस वर्बैटिम लर्न नहीं करी हैं। ये बहुत सेंसिटिव डेफिनेशंस हैं, थोड़ा भी आप शब्दों को इधर-उधर करेंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए इनको ध्यान से याद कीजिएगा, ये बहुत केयरफुली वर्डेड है। मैंने बहुत ध्यान से जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वर्डिंग है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज भी किया है। हो सकता है आपको लगे कि ये तो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वर्डिंग्स नहीं है, वो बहुत सावधानी से, बहुत जमा कर वो चेंज किया हुआ है, ताकि आप किसी भी गड़बड़-सड़बड़ केस में न फंसे, कहीं कंफ्यूज ना हो। बहुत एक्यूरेट और बहुत खूबसूरत वर्डिंग्स हैं, आप ध्यान दें इसे और लर्न कर ले इसको वैसे ही वर्बैटिम, राइट? आइए ये देखते हैं, ये क्या है? वाओ, ये है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मान लीजिए आप किसी चीज को पानी में घोल रहे हैं, अच्छा, जैसे नमक को पानी में घोल रहे हैं, चीनी को पानी में घोल रहे हैं, HCl को घोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, NaOH को पानी में घोल रहे हैं, कुछ भी पानी में घोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, बहुत हीट रिलीज हो जाती है, और कभी-कभी क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब भी हो जाती है। अमोनियम सल्फेट को आप पानी में, अमोनियम क्लोराइड को आप पानी में घोलेंगे, पानी एकदम ठंडा हो जाता है। क्यों? हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है। अच्छा, जब वो पानी में घुलता है तो वो हीट एब्सॉर्ब कर लेता है, ओके? और
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पानी में घोला जाए तो बहुत हीट रिलीज हो जाती है, जैसे जैसे NaOH है, अगर आप पानी में घोलेंगे तो हीट विल बी रिलीज्ड। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है। वो तो ठीक है, पर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है क्या, बता दूंगा। और उसके पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ। क्या? एक छोटा सा प्रयोग है, आप कल्पना कीजिए, और करके भी देख सकते हैं आप लैब में, जब आपके स्कूल्स या कॉलेजेस खुल जाए और आप वहां जा सके तो आप करके देख सकते हैं। कैसे? एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है, और उसमें बहुत जरा सी 1 ml मात्रा आप लीजिए कंसंट्रेटेड मस्त सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप बहुत केयरफुली नाप कर उसमें 0.5 ml पानी मिलाएंगे। जैसे ही पानी की बूंदे, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से मिलाने, ड्रॉप वाइज बनाना, है ना। और जब आप उसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे एकदम जैसे ही पानी सल्फ्यूरिक एसिड की सरफेस को टच करेगा, एकदम छन की सी आवाज आएगी, जैसे गरम गरम तवे पे आपने पानी डाल दिया। वेपर सी निकलेंगी, पानी की बूंदें उछलनी शुरू हो जाएंगी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट्स अ डेंजरस एक्सपेरिमेंट। लेकिन आप पाएंगे होता क्या है, बहुत सारी हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि बेचारा पानी वेपराइज होने लगता है। वही बाबा, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। खुशी की बात। चलो, जो हुआ हुआ, पानी मिल गया। अब आप एक काम करिए, आप उसमें 0.5 ml हीट, सॉरी 0.5 ml पानी फिर से मिलाइए, फिर से हीट निकलेगी। पर आप देखेंगे वो उतना तमाशा नहीं होगा, उतनी नहीं निकलेगी। आप एक्स्ट्रा 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml जोड़ते जाइए, और जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा जोड़ते जाएंगे आप पाएंगे उसमें अथाह हीट निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। लेकिन हर एडिशनल 0.5 ml के साथ आप देखेंगे हीट जो रिलीज हो रही है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट होता जाएगा, एक्स्ट्रा हीट जो वो रिलीज कर रहा है फर्दर डाइल्यूशन पर, वो हीट घटती चली जाएगी। और एक नौबत ऐसी आएगी जब नो फर्दर हीट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को फर्दर डाइल्यूट करेंगे। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को फर्दर डाइल्यूट करेंगे और हीट रिलीज नहीं होगी। अब हम कहेंगे जब ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया है, क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया है और अब फर्दर सॉल्वेंट डालता हूं तो और हीट रिलीज नहीं होती। फर्दर क्या डालता हूं? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सॉल्वेंट पानी डालता हूं तो फर्दर हीट रिलीज नहीं होती। तो क्या होगा? यह है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। It is the enthalpy change. It is the enthalpy change when 1 mole of a solute is added to a large excess of solvent. When 1 mole of solute is added to such a large excess of solvent that further addition of solvent, that further addition of solvent does not produce any further enthalpy change. Does not produce any further enthalpy change. That is the way it is, right? ठीक है, समझा तो हम पहले चुके हैं। लेकिन अब जब हमारे पास लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये तीन बड़ी प्यारी परिभाषाएं आ गई हैं, तो हम एक नई किस्म की बॉर्न हेबर साइकिल बना सकते हैं। कैसी? एक छोटी साइकिल है, आइए देखिए मेरे साथ। मान लीजिए क्या आपके पास नमक है, हाँ है, तो आपके पास है NaCl सॉलिड, और अगर आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर उसे पानी में घोल दें, अथाह पानी में घोल दें, तो बनाएगा NaCl एक्वस। और आयनिक कंपाउंड्स अगर पानी में घुलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, और नहीं है तो मैं बता देता हूं, आयनिक कंपाउंड्स जब पानी में घुलते हैं तो वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, कैटायन अलग चला जाता है, एनायन अलग चला जाता है। नहीं जाए तो क्या गारंटी है कि जाएगा? अगर वो डिसोसिएट नहीं होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर वो फुल्ली डिसोसिएट नहीं होंगे तो वो घुलेगा ही नहीं। तो आयनिक कंपाउंड पानी में घुलता ही तब है जब कैटायन और एनायन डिसोसिएट होकर अलग चले जाते हैं। तो NaCl एक्वस को मैं लिख सकता हूं Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, उसमें कोई अंतर नहीं है। इट इज एज गुड एज राइटिंग NaCl एक्वस। इनफैक्ट दिस इज मोर एक्यूरेट वे ऑफ राइटिंग NaCl एक्वस, ठीक है। तो मैंने उसे पानी में घोला, पानी में घोलते ही Na प्लस और Cl माइनस एक्वस बन गए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा H का चेंज आ गया, ठीक है। ये है अगर हम सीधे जाएं, और हम घूम फिर के भी जा सकते हैं। कैसे? हमने कहा NaCl सॉलिड है, तोड़ डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, गैसीय साइंस बना दो, ठीक है। तो क्या हुआ? हमने बनाया Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, और जैसे ही उसके टुकड़े टुकड़े हुए हमने देखा उसमें लैटिस एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई। साइन का डाउट है हमें, तो मॉड लगा दो ताकि कभी गड़बड़ नहीं हो। अच्छा, एब्जॉर्ब,
सॉलिड से गैस बनाया, गारंटीड एब्जॉर्ब, ठीक है। फिर क्या किया, जब गैसियस आयंस आ गए तो उन्हें पानी में फेंक दिया, छपाक, और जैसे ही Na प्लस गैस से हमने बनाया Na प्लस एक्वस, जैसे ही Cl माइनस गैस से हमने बनाया Cl माइनस एक्वस, आप देखिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन Na प्लस निकली और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस निकली। दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस। स्टैंडर्ड होना चाहिए, बड़ा जरूरी है, अदरवाइज जोड़ वोड़ नहीं सकते, दिक्कत आएगी, राइट। तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन of NaCl is lattice energy of, जो भी है ये absorb minus hydration energy of Na plus and hydration energy of Cl minus, दोनों अलग अलग हो रही है रिलीज, और चाहे तो आप ब्रैकेट में एक साथ लिख दे, वो आपकी श्रद्धा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज नोट, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी आप डायरेक्टली नाप नहीं सकते। क्यों? अरे गैसियस आयंस कहां से लाओगे? कोई सोडियम और क्लोराइड हाहाकार करते हुए हवा में थोड़े उड़ जाते हैं, किसी नॉनसेंस बातें तो खाली कागज पर असम्पशन है। लेकिन चम्मच उठा के पानी में तो डाला जा सकता है सॉल्ट को, इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो डायरेक्ट नापी जा सकती है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नाप लेंगे हम, लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी में से अगर एक पता है तो दूसरी एस्टिमेट हो जाएगी इसकी मदद से, राइट। इट्स अ ब्यूटीफुल मेथड अगेन टू एस्टिमेट हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ वेरियस आयंस। डन, बहुत अच्छी बात है। आइए इसी बात पर गाड़ी चलाते हैं आगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को एक बार विजुअली इमेजिन करिए, सॉल्ट था, आयनाइज किया और डेल्टा एच पॉजिटिव है, लैटिस एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई। अब गैसियस आयंस, आसपास पानी है, पानी में फेंक दिया, छपाक जाओ, सॉल्वेट हो गया, कैटायन के इर्द पानी आ गया, एनायन के इर्द पानी आ गया, बहुत मजा आया, लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, लैटिस एनर्जी एब्सॉर्ब हुई। और जब सॉल्वेशन हुआ, देखिए जब सॉल्वेशन हुआ तो हाइड्रेशन एनर्जी, देखिए पानी के मॉलिक्यूल करीब आ रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है। बहुत ही सुंदर एनिमेशन और बहुत ही प्यार से आप देख सकते हैं वो क्या रहा है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस ब्रिंग्स अस टू आवर क्वेश्चन। वाओ, जेई का क्वेश्चन है, जी हाँ, 2011 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्यारा, ये तो 2011 और मत पूछेगा दोबारा। आइए करते हैं इसे। मैच द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉलम 1 विद कॉन्फ्रेंस इन कॉलम 2। मल्टीपल मैचिंग है, देखते हैं क्या होता है। CO2 सॉलिड से बन रही है CO2 गैस। अच्छा, सॉलिड से गैस, क्या ये फेज ट्रांजिशन है? हाँ। क्या ये एलोट्रोपिक चेंज है? ना। कि इसमें एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है? हाँ, एनर्जी तो एब्सॉर्ब होगी। कि इसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है? जी हाँ, एंट्रोपी तो बढ़ेगी। बस, तो एक आंसर क्या है, वो है PRS। PRS मल्टीपल मैचिंग है, शानदार क्वेश्चन है मल्टीपल मैचिंग का, देखिए बहुत ही खूबसूरत। और देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस करेक्ट। मेरे साथ साथ करिए, पहले करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट। CaCO3 सॉलिड रिएक्ट करके बना रहा है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। क्या ये फेज ट्रांजिशन है? नहीं। क्या एलोट्रोपिक चेंज है? अभी डिकम्पोज कर रहा है, कुछ नहीं है ये सब। डेल्टा एच पॉजिटिव है? जी हाँ। डिकम्पोज कराओगे तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी? जी हाँ। एंट्रोपी बढ़ रही है, गैस बन रही है, ऑफ कोर्स एंट्रोपी बढ़ रही है, और अगर वो बढ़ रही है तो वो घट तो नहीं ही सकती। तो द आंसर्स आर R and S इन दिस केस। ओके, सी, इसको देखिए, 2H गिविंग अस H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम्स बॉन्ड बनाकर H2 बना रहे हैं, क्या ये फेज ट्रांजिशन है? जी नहीं, कुछ नहीं है, गैस भी गैस ही है। क्या एलोट्रोपिक चेंज है? हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन को एलोट्रोप नहीं होती, तो ना। क्या एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है? अरे बॉन्ड बन रहा है बाबू, एनर्जी तो रिलीज होगी ना। क्या एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है? ना, दो एटम जुड़कर एक हो गए तो पाप लग गया, एंट्रोपी तो कम हो गई। डेल्टा एस नेगेटिव है, हाँ एंट्रोपी कम हुई है, डेल्टा एस नेगेटिव है, आंसर इज टी। ओके, एक क्वेश्चन में बहुत खून पिया है, बहुत सारी चीजें पूछ ली है, हाँ इसीलिए प्यारा क्वेश्चन है, देखने लायक है, बहुत टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। तो व्हाइट से रेड फास्फोरस बना रहे, सबसे शानदार पोर्शन ये है। अगर वो व्हाइट से रेड फास्फोरस बना रहे हैं तो व्हाइट स्टैंडर्ड स्टेट था, रेड स्टैंडर्ड नहीं है। पर ध्यान रखना, IUPAC ईश्वर नहीं है,
वो स्टेबिलिटी नहीं बदल सकती। स्टेबिलिटी तो व्हाइट से ज्यादा रेड की है। दिस इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल। अच्छा, व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है? अच्छा होता है नहीं, अच्छा तो है, पर उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पी उसमें छोटे छोटे इस तरह के पीसेस होते हैं, P4 के टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है रेड कैसे बनता है? हाँ, मैं बताता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको सुन के। आप देखिए, जब ये पॉलीमराइज कर जाता है, मतलब जब ये बीच का बॉन्ड टूट जाए, अच्छा, और ये साइड में जुड़ना शुरू कर दे। कैसे? ये तो बस ये तोड़े हमने और ये यहां से जुड़ जाए ऐसे। अच्छा, तो ये क्या बन जाता है? तब ये बन जाता है रेड फास्फोरस। अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं पता थे व्हाइट और रेड के, तो मैंने बता दिए। छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे P4 के, व्हाइट फास्फोरस के, और जब वो पॉलीमराइज कर जाते हैं तब बनता है रेड फास्फोरस। इस ज्ञान से लैस होकर आइए देखते हैं थर्मो के क्वेश्चन। क्या ये एक फेज ट्रांजिशन है? हाँ है। क्यों? अलग अलग एलोट्रोप्स हैं, व्हाइट और रेड फास्फोरस, तो बिल्कुल ये जब एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज होगी तो फेज ट्रांजिशन अवश्य होगा। ये भी सही है। डेल्टा एच पॉजिटिव है? नहीं, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा है। अच्छा हाँ, तो ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा। एंट्रोपी बढ़ रही है क्या? ना, अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो रहे हैं, पॉलीमराइज हो रहे हैं, एंट्रोपी घट रही है। शानदार ऑप्शन है, कंसेप्ट भरे पड़े हैं क्वेश्चन में, आप देखें। और PQT, PQT, दिस इज द आंसर। enjoyable? Absolutely. इसी बात पर देखते हैं एक और सवाल। आइए देखते हैं। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl बॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मीथेन गैस क्लोरीन से रिएक्ट कर रही है, बना रही है CH3Cl प्लस HCl। एक्चुअली आपको पता है हो क्या रहा है? आपके पास है CH4 और ClCl। जब बना रहा है CH3Cl और HCl, तो डू यू नो वो ये कर रहे हैं, ये बॉन्ड नए बने, उन्होंने एक बॉन्ड तोड़ा, यहां ये बॉन्ड तोड़ा और नए बॉन्ड बनाए, कार्बन का Cl से और H का Cl से नया बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो डेल्टा H कितना होगा? वो बोला है -100.3 किलो जूल्स। ठीक है, और वो बराबर है किसके? तोड़ा क्या क्या है? CH तोड़ा है और ClCl तोड़ा है। ठीक है, और रिलीज क्या किया है? -ECCl -EHCl, ये रिलीज करेंगे। ये तोड़ा और ये जोड़ा। ठीक, अब ये कितना होगा? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH कितना है? वो है 413। CCl कितना है? वो है 326। HCl कितना है? वो है 431। और नहीं, कुछ गलत लिख गए क्या हम? नहीं, सही तो लिखा है। CH CCl HCl आर टैंग टैंग टैंग। ठीक है, और एक चीज बच गई है, कौन सा? ClCl, है ना? ये हो गया CCl, HCl और CH हो गया, तो प्लस EClCl बच गया है। ठीक है, और वही पूछा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl। ठीक है, मेक सेंस। कितना आ जाएगा? इसको जोड़िए, ये कितना है? ये है -757 प्लस 413, सब्ट्रैक्ट मार लीजिए, कितना आ जाएगा? दिस इज देयरफॉर EClCl इज -100.3 किलो जूल्स। और ये कितना आ जाएगा बाबू? देखते हैं, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 1 गया 4, तो 3 -344, तो +344। कोई डेसिमल वेसिमल है नहीं, 0.0, तो 10 में 7 गए 3, 3, 4 और 2, प्लस 243.7 किलो जूल्स पर मोल, प्लस 243.7 किलो जूल्स पर मोल। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। जस्ट आपको डेल्टा एच लिखना आना चाहिए। तो तोड़ा वो एब्जॉर्ब किया पॉजिटिव, तो जोड़ा वो रिलीज किया नेगेटिव। जैसे ही आप लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है और क्वेश्चन धड़ाधड़ होता चला जाता है। राइट, देयर वी आर। So dears, this brings us to a final conclusion of thermodynamics and thermochemistry. Thermodynamics and thermochemistry happen to be the greatest and the most popular chapter, one of the greatest and most popular chapters of physical chemistry. महत्वपूर्ण चैप्टर्स में थर्मो, आयनिक, इलेक्ट्रो, ये लवली ट्रायंगल आता है।
मुझे उम्मीद है आपने पूरी तरह से इसे एंजॉय किया गया होगा। ये चैप्टर टफ माना जाता है, केमिस्ट्री के सबसे टफ चैप्टर्स में से है, लेकिन मैंने इसको क्रैक करने के तरीके भी आपको बताए हैं। लगातार मैं बताता रहा हूं कि क्या करेंगे तो ये टफ नहीं लगेगा, आपसे हो जाएगा, और क्या गड़बड़ करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। मुझे उम्मीद है आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी। अब जेई में मैं एक दो चीजें और, एक दो बातें और करता हूँ। आपसे बहुत कम मौके मिलते हैं बात करने के। हम आते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं और चले जाते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू मी विद ग्रेट केयर। अगर आप आईआईटी जेई की पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अब लगभग 11th के मिड पॉइंट तक तो आप पहुंच गए। मिड पॉइंट के इनफैक्ट सेकंड फेज है, अगर कोर्स मतलब लगभग समाप्ति की ओर आ रहा है 11th स्टैंडर्ड का। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो गलतियां पहले इनिशियली आपने करी थी वो अब नहीं कर सकते। नियम से पढ़ना है, प्रॉपर्ली थ्योरी लर्न करनी है, असाइनमेंट्स करने हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।